नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। प्रतिरोध के दो फेज अपन कर चुके। मैं आपको हर लेक्चर में समझाता जाऊंगा कि प्रतिरोध के संदर्भ में ओम्स लॉ हमने पढ़ लिया, R इज इक्वल टू V अपॉन I, है ना। बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस ML N स्क्वायर A टो, ये अपन ने पढ़ लिया। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। पिछले लेक्चर में अपन ने ओमीय अनोमीय परिपथ पढ़ लिए, वो भी प्रतिरोध से रिलेटेड ही टॉपिक है ना। पिछले ही लेक्चर में हमने कलर कोडिंग पढ़ ली, वो भी प्रतिरोध से रिलेटेड है। मैं उनको इसको फर्स्ट फेज मानता हूं, कलर कोडिंग वगैरह को दूसरा फेज मानता हूं। आज मैं तीसरे फेज की बात करूंगा। एकेडमिक वाले बच्चों के लिए तीसरा फेज इंपॉर्टेंट है। इस तीसरे फेज में से न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी रहती है और थ्योरी की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है ना। तो सब एकेडमिक वाले विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि मैं उनसे कह चुका हूं कि इस चैप्टर में छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक हैं। तो उन बच्चों को मुझे बताना पड़ेगा कि इन टॉपिक को आप सेलेक्टिव माने, कंपटीशन वाले बच्चों को सभी पढ़ना है, ठीक है ना। अब आएगा सब प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, है ना। ताप का प्रभाव, तो सब ये फेज इंपॉर्टेंट है ना। इस फेज पर आप फोकस रहें। तो प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, ठीक है। लिख भी देता हूं आपको ताकि ध्यान में रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव का डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं, तो उसका कारण आपके सामने लिखा है। ये देखो आप, रेजिस्टेंस टो पर डिपेंड करता है। टो यानी विश्रांति काल, और विश्रांति काल दो बातों पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति और ताप पर। अगर आप प्रतिरोधकता की बात करें तो रो बराबर M अपॉन N स्क्वायर टो, है ना। प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी भी अपन पढ़ चुके हैं, वो भी किस पर डिपेंड करती है, टो पर। तो स्वाभाविक है, टॉपिक तो जनरेट होना ही था कि प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। ये तो बात ऐसे क्लियर हुई कि बेसिक बोलता है कि दोनों ही तो यानी विश्रांति काल पर निर्भर करते हैं और विश्रांति काल ताप पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध व प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता है। अब यहां बच्चों आप ध्यान रखिएगा, इसमें चालक की यानी धातुओं की बात भी की जाएगी, इसमें मिश्र धातु की बात भी की जाएगी, कुचालक की भी की जाएगी, अर्धचालक की भी। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। सबसे पहले बात करते हैं धातुओं के लिए, है ना। धातु अर्थात चालकों के लिए, ठीक है ना। तो ये वाला फर्स्ट वाला फेज इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला थर्ड वाला जहां जहां जो होगा वो बताते जाएंगे, ठीक है ना। पहले थ्योरेटिकल अपन बात करते हैं, है ना। तो थ्योरी में पहले बात को समझो, फिर मैथमेटिकली लिखेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल बात में समझिए कि जब आप धातुओं को ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, ताप देते हैं, तो उनके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n लगभग अपरिवर्तित रहती है। देखो साहब, यहां पर यह नहीं कहा जा रहा कि अपरिवर्तित रहती है,
यहां पर एक आ जाए लगभग अपरिवर्तित रहती है। अब आप इसे समझें, जैसे एल्यूमिनियम के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 की पावर 26 है। अब अगर मान लो टेम्परेचर देने से 1000 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जावे सपोज, तो आप सोचो पहले ही एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 की पावर 23। अब इसके कंपैरिजन में 100, 1000, इसको क्या कहोगे आप, नेग्लिजिबल ही कहोगे। तो इसी सेंस में कहा जा रहा है कि जब हम चालकों को गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, ताप प्रदान करते हैं, तो उनके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n लगभग अपरिवर्तित रहती है। क्लियर? लेकिन ताप देने से इलेक्ट्रॉन की गति की तीव्रता RMS बढ़ जाती है। स्वाभाविक इंटेंसिटी तो बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी। गति की तीव्रता बढ़ने से विश्रांति काल टो में कमी होती है, और विश्रांति काल टो में कमी से प्रतिरोधकता भी बढ़ती है और प्रतिरोध भी बढ़ता है। इसका मतलब चालकों को ताप देने से, उष्मा देने से, गर्म करने से उनके प्रतिरोध व प्रतिरोधकता में वृद्धि निश्चित है, होगी ही, उसमें अब कोई दो राय नहीं रहा। चलो अब आ जाओ थोड़ा सा मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन। मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर प्रतिरोध को अपन रिप्रेजेंट करते हैं R0 से। यहां पे इस बात का ध्यान रखना कि टेम्परेचर टेकन इन डिग्री सेंटीग्रेड, मैं टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में ले रहा हूं, केल्विन में नहीं, है ना। तो सब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने प्रतिरोध को R0 से रिप्रेजेंट किया, तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध निम्न समीकरण से दर्शाते हैं, है ना। तो T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालक के प्रतिरोध को इस समीकरण से दर्शाते हैं, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा। एक चीज यह मैं दिखाता हूं आपको, T माइनस 0 यानी RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। एक ही समीकरण को मैंने 2 बार लिखा तो कुछ सोच समझ के लिखा है। एक्चुअली क्या है, मैं डायरेक्टली लिखता तो आप ये नहीं समझ पाते कि यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस आता है, टेम्परेचर नहीं आता। और वो डिफरेंस इसलिए नहीं सूझ रहा क्योंकि आपने प्रारंभिक ताप क्या ले लिया, 0 डिग्री। अब आप जो भी ताप बताएंगे वही प्रेक्षित होगा, वही दिखेगा। आप 25 डिग्री कहेंगे 25 ही दिखेगा, क्योंकि अंतर आप किससे ले रहे हैं, 0 से। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर ध्यान रखिए, यहां पे ताप का अंतर है लेकिन आपको ताप दिखेगा। उसका रीजन है क्योंकि मैंने सब परिभाषाओं को इजी करने के लिए शुरुआत में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें ये अभी मैं आपको इसका दूसरा वर्जन भी दिखाऊंगा, पर मेरे को फिलहाल क्या डेफिनेशन एकेडमिक वाले बच्चे के लिए इजी करनी थी, इससे मैंने इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री लिया। तो आप समझ गए कि मैं दिखाना चाहता था कि यहां ताप का अंतर आता है। चलो सब, तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक के प्रतिरोध को इस समीकरण से दर्शा। आप एग्जाम में एक ही दिखाना है ना, आप ये मत दिखाना क्योंकि आप तो पेपर दे रहे हैं, मैं तो आपको समझा रहा हूं, आप डायरेक्ट है ना।
तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध को निम्न समीकरण से दर्शाते हैं। ये डायरेक्ट दी गई समीकरण है, आपके लिए नई नहीं है। आपने 11 में चालकता चैप्टर पढ़ रखा है, उष्मीय चालकता जिसे कहते हैं। उष्मीय चालकता में आपने रेखीय प्रसार गुणांक पढ़ा है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक पढ़ा है, आयतन प्रसार गुणांक पढ़ा है। आप उसको जाके देखना, ये उसी की कॉपी है। वो भी ताप के प्रभाव थे, ये भी ताप का ही प्रभाव है। ठीक है साहब, यहां पर बाकी चीज तो आपने देख ही ली। R0 क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। RT क्या है? T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है। अल्फा पे आ जाओ साहब। तो अब आपको फोकस होना है व्हाट इज अल्फा, है ना साहब। अल्फा हमारे लिए काम की चीज है। मैं इसको अंडरलाइन करके थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। अल्फा एक समानुपातिक स्थिरांक है, अगर सिस्टम से बनाते तो, जिसे ताप प्रतिरोध गुणांक कहते हैं। अंग्रेजी में कहें तो सब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। ताप प्रतिरोध गुणांक यानी अल्फा बताता है कि ताप के संगत प्रतिरोध का परिवर्तन किस प्रकार से होगा। तो अल्फा बहुत ही शानदार फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसको ढंग से समझे तो। अलग अलग पदार्थों के लिए अल्फा का मान अलग अलग होता है। तो स्वाभाविक है पहले अल्फा को डिफाइन करें, क्योंकि ये ताप प्रतिरोध गुणांक है जो ताप के संगत प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। यहां से अल्फा निकालो। अब देखो, मैं तो डायरेक्ट निकाल देता हूं एक से ना, आप देखते रहना इसको कैसे निकला। अल्फा बराबर RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T। ये समीकरण 1 से अल्फा निकालेंगे, आप भी निकालेंगे, यही निकलेगा। लेकिन अब आप 12th क्लास में हैं, इतनी एक्सरसाइज आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आप कर लेंगे। मात्रक देखें, ओम माइनस ओम इज इक्वल टू ओम अपॉन ओम। ओम से ओम तो कट गया, तो इसका मात्रक प्रति केल्विन या प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, ये तो होगी मात्रक की बात। अभी डेफिनेशन नहीं दी है ना, मात्रक मात्रक बोला है। अब इसको डिफाइन करें। डिफाइन में सब, यदि R0 बराबर 1 ओम, 0 डिग्री पर आपने रेजिस्टेंस को 1 ओम अज्यूम कर लिया, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं आपको पहले कहता। वह टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो फिर ध्यान रखना, ये ताप का परिवर्तन है, ताप नहीं है। ताप तो आपको किस कारण से दिख रहा है? T-0 के कारण से। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ताप नहीं है, बल्कि ताप की वृद्धि है ना। वो इसके लिए मैंने ये स्पेशल दिखा रखी है। इस स्पेशल को आप विशेष रूप से देखते रहें, फिर मैं अभी और स्पेशल बना दूंगा इसको। आपको तो एक से लिखना है, एकेडमी वाले बच्चों को यहां से स्टार्ट करना है टॉपिक। साफ बोल दिया ना। अब सब R0 बराबर 1 ओम, T बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अल्फा बराबर RT माइनस R0। ठीक है ना। आप चाहें तो R0 को 1 भी लिख सकते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां से आप अल्फा की डेफिनेशन दे दें। आप कह दें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ओम प्रतिरोध रखने वाले चालक के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि, यह ताप नहीं है, फिर बार बार कह रहा हूं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर वृद्धि करने पर या 1 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन करने पर उसके प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन को ताप प्रतिरोध गुणांक अल्फा कहते हैं। दोबारा सुने, 1 ओम प्रारंभिक प्रतिरोध वाले चालक के ताप में, चालक के ताप में समझ गया। अभी बात किसकी की जा रही है? चालक की। अभी और किसी के बारे में सोचना ही मत।
चालक वाला सेगमेंट इंपॉर्टेंट है और सेगमेंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। चालक वाले को स्लो चलाऊंगा, पूरा ध्यान से समझे ना। तो साहब 1 ओम प्रतिरोध रखने वाले चालक के ताप में 1 डिग्री परिवर्तन करने पर या 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर उसके प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। क्लियर? या ताप प्रतिरोध गुणांक है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझिए ये बात क्लियर। अब बात करें स्पेशली चालकों के लिए। चालकों के लिए तो चालकों के लिए अपन थ्योरेटिकली जान चुके हैं कि ताप बढ़ाने पर उनके प्रतिरोध में वृद्धि होगी। तो चालकों के लिए RT ग्रेटर देन R0, चालकों के ताप बढ़ाने में उनका प्रतिरोध बढ़ता है तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 0 डिग्री से ज्यादा होगा। इसलिए चालकों के लिए अल्फा ऑलवेज बी पॉजिटिव है ना। चालकों के लिए अल्फा धनात्मक होता है। अल्फा का धनात्मक होना, अल्फा का ऋणात्मक होना, अल्फा का शून्य होना, ये सब आपके काम की चीज है। अब अल्फा के धनात्मक होने का क्या मतलब है तो मैं बता देता हूं। अल्फा के धनात्मक होने का मतलब है ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ना, मतलब अल्फा धनात्मक है। ताप घटने पर प्रतिरोध घटना, मतलब अल्फा धनात्मक है। तो अल्फा धनात्मक है तो आप समझ जाओ टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो प्रतिरोध में वृद्धि होगी, और टेम्परेचर में कमी होगी तो प्रतिरोध में कमी होगी। ये टॉपिक आपका जब नंबर का वेटेज देख लेना, मार्क्स के कितना वेटेज है, उस मार्क्स के वेटेज के हिसाब से आप इस टॉपिक को मैनेज कर आना। मैं तो कहता हूं कम मार्क्स में आएगा, 1 से 2 मार्क्स में आएगा तो 1 से 2 मार्क्स में आप इतना सफिशिएंट मटेरियल है। अब मैं क्योंकि और कुछ संबंधित चीजें ही बताऊंगा तो मैं बताता जा रहा हूं आपको, है ना, पर मटेरियल आपके एकेडमिक वाले बच्चे ध्यान रखें। अब आ जाइए साहब, उसी में चल रहे हैं अभी, है ना। अधिकांश धातुओं के लिए, अधिकांश धातुओं के लिए अल्फा अप्रोक्सीमेटली 1/273 है ना प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो साहब, अधिकांश, अब जैसे मैंने आपको कह चुका हूं कि अल्फा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। अब जैसे अपन धातुओं की बात करें, कॉपर है, आयरन है, अदर जो भी है ना, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि सबके लिए 1/173 273 होता है। मैं यूं कह रहा हूं किसी के लिए तो 1/274 होता होगा, किसी के लिए 1/276 होता होगा, अलग अलग ही होता है ना। किसी के लिए 1/269 होता होगा, किसी के लिए 1/265 होता होगा। अराउंड एवरेज अपन कह सकते हैं, ये एवरेज बोला है मैंने, है ना। तो सब ऐसा नहीं कि सबके लिए एक होता है, एवरेज बोल रहा हूं। एक्स से एक में मान रखो सब RT R0 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू है ना, और T तो इंटू T कर देता हूं, क्लियर। यानी RT इज इक्वल टू R0, एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो 273 प्लस T अपॉन 273, यानी RT इज इक्वल टू R0 अपॉन 273, ये बाहर निकाल लिया। डिग्री सेंटीग्रेड में आप 273 जोड़ोगे तो परम ताप पैमाना यानी केल्विन पैमाना बदल जाएगा या बन जाएगा। भाई पहले डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना था, अब 273 जोड़ दिया तो केल्विन पैमाना हो गया। लेकिन ताप बढ़ेगा तो डिग्री सेंटीग्रेड में भी बढ़ेगा, केल्विन में भी बढ़ेगा, राइमर में भी बढ़ेगा, फ़ारेनहाइट में भी बढ़ेगा।
ताप घटेगा तो चारों में ही घटेगा, तो पैमाना चेंज हो गया 273 प्लस 200 डिग्री लिखते ही, लेकिन ताप बढ़ने का मतलब बढ़ना ही है, घटने का मतलब घटना ही है। तो आप उससे वाइब्रेट ना हो या उससे डाइवर्ट ना हो। ताप तो अब केल्विन में पढ़ेंगे, पहले डिग्री सेंटीग्रेड में पढ़ेंगे। अगर आप यहां से भी देखें तो RT अप्रोक्सीमेटली इज प्रोपोर्शनल टू T। भाई R0 कांस्टेंट तो नहीं है, अब R0 को कांस्टेंट मान लें तो कह रहे हैं RT अप्रोक्सीमेटली। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया सीन कि वास्तव में चालकों का प्रतिरोध परम ताप के समानुपाती होता है, यानी ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ेगा और ताप घटता है तो प्रतिरोध घटेगा। इससे मैं एक छोटे से ग्राफ से समझाता हूं आपको, है ना, फिर इसके संदर्भ में अब आगे न जाकर फिर अपन रोक दिया करेंगे, है ना। आर की बात करो चाहे रो की बात करो, रो भी अभी बता दूंगा मैं नीचे, है ना भाई, वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन, है ना। तो इसको डिग्री सेंटीग्रेड वाला छोटा वाला टी हटा लेता हूं, अब मैं इसको बड़ा वाला कैपिटल टी लिख देता हूं। अब देखो उल्टा खींच रहा हूं इस ग्राफ को, पेन चेंज कर लेता हूं, है ना। जैसे जैसे ताप घटता है प्रतिरोध घटता है, लेकिन 0 केल्विन यानी ताप घटता है भाई, ये तो आप जानते हैं RT इज प्रोपोर्शनल टू T। मैंने उल्टा चलाया ग्राफ, ताप घटता है प्रतिरोध घटता है, ताप बढ़ता है प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित न्यूनतम ताप पर प्रतिरोध का ये ग्राफ अरेखिक हो जाता है, यानी प्रतिरोध 0 नहीं होता, ये कहां आके रुक जाता है, यहां पे, है ना, 0 नहीं होगा। तो सब ऐसे तो ये बिल्कुल ग्राफ सरल रेखा चल रहा था, लेकिन ताप के एक निश्चित न्यूनतम मान के पश्चात ताप तो 0 केल्विन कर दिया मैंने, लेकिन प्रतिरोध 0 नहीं होता, वह एक निश्चित मान प्राप्त करके स्थिर हो जाता है ना। तो सब ये ग्राफ बता रहा है कि ताप के संगत प्रतिरोध 0 तो नहीं हो सकता, है ना। ये कह रहा है कम तो होता है, आप ताप घटाओगे प्रतिरोध घटेगा, ताप बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन अपन यूं सोचते हैं कि ताप 0 केल्विन करने से प्रतिरोध 0 हो जाएगा, तो 0 तो नहीं हो रहा, क्योंकि जब ताप में कमी होती है तो प्रतिरोध में कमी होती है, पर एक निश्चित न्यूनतम ताप के से कम करने पर प्रतिरोध का ये ग्राफ अरेखिक हो जाता है, अर्थात प्रतिरोध एक निश्चित न्यूनतम मान को अर्जित कर लेता है, लेकिन 0 नहीं होता। लास्ट, है ना, क्योंकि टॉपिक कहता है कि प्रतिरोधकता पर प्रभाव बताओ, तो फाइनल, है ना, फाइनल में ताप में परिवर्तन से अगर काट क्षेत्रफल व लंबाई में परिवर्तन की उपेक्षा कर ली जावे, मतलब अपन जानते हैं ताप बढ़ाएंगे तो लंबाई भी बढ़ती है, चालक है, काट क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होता है। अगर इन परिवर्तनों की उपेक्षा कर दें, इनको अपन यूं मान लो अवॉइड कर दें, देन रो इज प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि R बराबर रो L अपॉन A, है ना। तो सब ताप में परिवर्तन से आपने लंबाई और काट क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन को अवॉइड किया, तो रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसलिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को ऐसा कैसा दिखा दो वापिस, ये समीकरण 1 रही, ऐसा कैसा दिखा दो, RT की जगह रो T लिख दो, R0 की जगह रो 0 लिख दो, बाकी सब ऐसा कैसा लिख दिया जाएगा। तो सब ये रो T डिग्री टेम्परेचर, ये रो 0, वही 1 प्लस अल्फा T, यहां पर अल्फा प्रतिरोधकता का ताप गुणांक है, वहां पर प्रतिरोध का ताप गुणांक था, यहां प्रतिरोधकता का है, तो इक्वेशन वही रहेगी, तभी तो मैंने यहां पर कॉमन लिख दिया, है ना। तो ये चालकों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, चालकों
अभी अन्य की बात छोड़ दो, रोक दो, है ना। ये क्लियर हो गया सीन। ये प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, और समीकरण 1 प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। अल्फा इंट्रोड्यूस हो गया, उसके पॉजिटिव होने को समझ गया आप। ये मैंने आपको कह दिया, एग्जाम में महत्व है इसका, चालक वाले का। ज्यादा फैलना मत, यहीं तक खत्म कर देना, मार्क्स देख लेना। ज्यादा मार्क्स का हो तो फिर थोड़ा सा क्या मार्जिन चाहिए वो मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दी, ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, ठीक है। लास्ट नॉट। अब मन की बात है ना। मन की बात ये है कि शुरू में तो सब कुछ इजी करने के लिए मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लिया था, पर न्यूमेरिकल में चक्कर पड़ सकता है। तो यदि T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R1 व T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R2 हो, तो ये फॉर्मूला है साहब प्रॉपर, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो साहब ये सब स्थितियों में काम आ जाएगा, है ना भाई। यहां पे जो आपको बताया था तो मैं समझाना तो चाहता था कि टेम्परेचर डिफरेंस है, लेकिन दिखता इससे नहीं हो क्योंकि मैं इनिशियल टेम्परेचर क्या ले लेता हूं, 0 ले लेता हूं, तो आपको दिखेगा नहीं। अब मैंने, क्योंकि ये चालकों पर ताप का प्रभाव क्लोज कर रहा हूं, तो फिर मैंने आपको दिखा दिया कि यदि T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R1 और T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R2 हो, तो प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव ऐसे लिखना चाहिए, R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा। अब देखो साहब दिख गया, T2 माइनस T1। तो आपके पास 2 फॉर्मूले हो गए न्यूमेरिकल के लिए। 0 डिग्री पर प्रतिरोध दे दे तो वो तो बल्ले बल्ले वाली बात है, वो तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे अपन, न्यूमेरिकल भी काम के पहले को टॉपिक कंप्लीट कर लेना। अभी चालक पढ़ा है, अब आ जाइए सब नेक्स्ट। अब बात करें सब ताप के प्रभाव की मिश्र धातुओं के लिए। मिश्र धातुओं के लिए, ठीक है साहब। अब यहां की बात करें, अलॉय है ना साहब। मिश्र धातु आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, ऐसा मिश्रण जिसमें मिनिमम 2 धातुएं तो हो ही, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातुओं के लिए ताप प्रतिरोध गुणांक अल्फा नगण्य होता है। क्लियर साहब, पहले इसका मतलब समझ लें कि नगण्य का क्या मतलब है। अब क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0, मिश्र धातुओं के लिए अल्फा नगण्य होता है, तो साहब इसलिए RT माइनस R0 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, यानी RT अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R0। तो अल्फा नगण्य होता है का क्या मतलब है कि साहब ताप बढ़े या ताप घटे, प्रतिरोध लगभग क्या रहेगा, नियत रहेगा, ताप बढ़े चाहे घटे। तो सब अब मैं पूरी बात को समझा देता हूं। मिश्र धातुओं के लिए अल्फा लगभग नगण्य होता है, अर्थात अब अल्फा नगण्य होने का मतलब तो आप समझ ही गए, अर्थात मिश्र धातुओं को ऊष्मा देने पर, गर्म करने पर, ताप प्रदान करने पर उनके प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन अति अल्प है, नगण्य है। देखो एक चीज समझना, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहना उचित नहीं है कि मिश्र धातुओं का प्रतिरोध चेंज होता ही नहीं है ताप के संगत, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ,
यह जरूर है कि मिश्र धातुओं के प्रतिरोध में ताप के संगत होने वाला परिवर्तन अति अल्प है। होता तो है पर बहुत कम होता है। अब बहुत कम होता है तो उसको लगभग अपन क्या मान लेते हैं, नियत मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं। तो कई जो है अध्यापक वो बता देते हैं कि साहब मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप के संगत नियत रहता है। नियत तो नहीं रहता, उसमें होने वाला परिवर्तन बहुत कम होता है, जिससे आप कह सकते हो कि लगभग नियत है। यही कारण है, गुण देख लिया आपने, यही कारण है कि मिश्र धातु जैसे मैग्नीन है ना, जैसे यूरेका, जैसे कांस्टेंटन आदि, ये तीन तो आप क्या है एक तरह से याद रख लेना, क्योंकि अब इंस्ट्रूमेंट पढ़ाएंगे आपको तो इंस्ट्रूमेंट में बार बार इनका नाम लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है भी बताए तो यही कारण है कि मिश्र धातु मैग्नीन, यूरेका, कांस्टेंटन आदि इत्यादि का प्रायोगिक उपकरण। अब प्रायोगिक उपकरण कौन कौन है? जैसे विभव मापी, इसी चैप्टर में आएगा एंड में। जैसे मीटर सेतु, इसी चैप्टर में आएगा, है ना। जैसे पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये हटा दिया, आता ही है पर हट उठा गया, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। जैसे प्रतिरोध बॉक्स। अब ये सब प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, हो सकता है इनके बारे में भी आपकी जानकारी कम हो, है ना। ये प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो यही कारण है कि मिश्र धातु का उपयोग प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर की तरफ करते हैं। बाहर तो जो संयोजक तार होते हैं वो तो कॉपर के होते हैं, लेकिन अभी जैसे विभव मापी के अंदर मिश्र धातु के तार हैं। मीटर सेतु के अंदर मिश्र, सप्लाई तो कॉपर की है ना, तो सप्लाई वायर की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूं मैं उसके अंदर की तरफ, है ना। क्यों लगाते हैं सब? अब ये क्या है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल देने जाओगे तो वहां कहेंगे कि साहब विभव मापी में तांबे का तार क्यों नहीं लगा रखा, ऐसे बोलेंगे आपसे, क्वेश्चन करेंगे। तो आप वो सीधे सीधे जवाब दे देना, मिश्र धातुओं में तांबे का तार क्यों नहीं लगाया। तो आप कह देना साहब तांबे के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, इतना सा कह देना, ज्यादा आप फैलाने की जरूरत नहीं, ज्यादा मत फैलाओ। अल्फा पॉजिटिव होता है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्रतिरोध बढ़ेगा, तो रीडिंग चेंज होती जाएगी। यह इसका जवाब ऐसे देना, जैसे कहा आपसे पूछा कि विभव मापी में तांबे के तार का उपयोग क्यों नहीं किया, तो बता देना मिश्र धातु का इसलिए किया क्योंकि मिश्र धातु के लिए अल्फा नगण्य होता है। अल्फा नगण्य होता है तो प्रतिरोध लगभग नियत बना रहेगा, रीडिंग चेंज नहीं होगी। तो कहने का मतलब जवाब आपको होशियारी से देना है, ये नहीं है कि पूछते हैं। तो ये प्रैक्टिकल लैब में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इससे आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखें कि मिश्र धातुओं के लिए अल्फा नगण्य है, अर्थात मिश्र धातुओं के ताप में परिवर्तन से उनके प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन लगभग नगण्य है, अति अल्प है। ठीक है, तो जितने भी प्रायोगिक इंस्ट्रूमेंट है उनके अंदर मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं, प्रतिरोध लगभग कांस्टेंट रहता है तो रीडिंग चेंज नहीं होती, क्योंकि प्रैक्टिकल करने में हमें समय लगता है और उस दौरान सप्लाई जब चलती है तो वायर गर्म हो सकते हैं या हो जाते हैं, वायर गर्म हो जाते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो है रीडिंग चेंज हो जाएगी। मिश्र धातु लगाओगे तो ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको इंपोर्टेंस बता दी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट नहीं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। अब आ जाओ साहब नेक्स्ट बात करें। अब बात करें अर्धचालकों के लिए, है ना। अर्धचालकों के लिए ज्यादा बात करना भी उचित नहीं, क्योंकि अर्धचालक तो पूरा चैप्टर ही है ना अपने, वहां भी करेंगे। फिर भी अब क्योंकि अपन बात चालू कर बैठे हैं तो अपने को बात करनी पड़ेगी, है ना। अर्धचालकों के लिए आपको अर्धचालकों का मैकेनिज्म समझा ही दिया है,
कि जब आप अर्धचालकों को गर्म करोगे, ऊष्मा दोगे, तो सहसंयोजक बंध टूटेगा, और जब सहसंयोजक बंध टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन होल मुक्त होगा। आपको मैंने ओमिया अनोमिया में समझाया था कि ये जो मुक्त होने वाला इलेक्ट्रॉन और होल है, ये दी गई ऊर्जा को अर्जित करता है और अन्य सहसंयोजक बंधों से टकराकर उन्हें तोड़ने में सफल हो जाता है। फिर वापस इलेक्ट्रॉन होल की संख्या बढ़ती चली जाती है और वो भी सहसंयोजक बंधों को तोड़ने का काम करते हैं। तो अचानक एकदम से आवेश वाहकों की संख्या स्मॉल n चर घातांकी रूप से बढ़ती है ना, चर घातांकी रूप से आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होती है। देखो सब, थोड़ी बहुत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चर घातांकी रूप से हो तो दिक्कत है। उसका रीजन अपन शुरू में ही बता चुके हैं, है ना। शुरू में ही अपन ने क्लियर कर दिया था कि अगर n तेजी से बढ़ता है, n तेजी से बढ़ता है तो फिर r और रो घटेगा, है ना। तो सब अब n प्रभावशाली है। चालकों में तो इसकी संख्या लगभग अपरिवर्तित रहती थी, ऐसा चालक में सुनाया था, लेकिन अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालकों में यह संख्या चरघातांकी रूप से बढ़ती है। और अपन इस बात को जानते हैं कि R हो चाहे रो हो, R एंड रो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के, और n चरघातांकी रूप से बढ़ेगा तो स्वाभाविक है R व रो यानी प्रतिरोध व प्रतिरोधकता घटेंगे, है ना। तो सब अगर अपन यहां टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध व प्रतिरोधकता घटती है, टेम्परेचर घटाते हैं तो प्रतिरोध व प्रतिरोधकता बढ़ती, उल्टा है ना, उल्टा। क्लियर। तो अर्धचालकों के ताप में वृद्धि करने से उनके प्रतिरोध व प्रतिरोधकता में कमी होती है, चालक में तो ऐसा नहीं होता। अब आपको बताऊं, ताप के प्रभाव के कारण ही कैटेगरी में एक की वृद्धि होगी, अदरवाइज अपन तीन ही चीजें पढ़ते हैं, चालक, कुचालक और मिश्र धातु। ताप के प्रभाव ने एक नई कैटेगरी डेवलप कर दी जिसे अर्धचालक कहते हैं, वरना अर्धचालक और चालक में डिफरेंस ही नहीं रहता, लेकिन ताप के प्रभाव बिल्कुल विपरीत हैं। चालकों के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, यानी ताप में वृद्धि से प्रतिरोध में वृद्धि, और ताप में कमी से प्रतिरोध में कमी। जबकि अर्धचालकों के लिए यह चीज बिल्कुल अपोजिट है ना। इससे कहते हैं कि अर्धचालकों के लिए अल्फा ऋणात्मक होता है। अब बोलो, तो ताप का प्रभाव चालक और चालक में बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। वहां ताप में वृद्धि से प्रतिरोध बढ़ता है और कमी से प्रतिरोध घटता है, यहां उल्टा होता है, ताप में वृद्धि से प्रतिरोध घटता है और ताप में कमी से प्रतिरोध बढ़ता है। तो बिल्कुल उल्टा है, अपोजिट है ना। तो साहब एक नई कैटेगरी क्रिएट हुई और यहां पर अब अल्फा को क्या कहेंगे, नेगेटिव। तो इस सिचुएशन में अल्फा क्या कहलाता है, ऋणात्मक कहलाता है ना। तो अर्धचालकों के लिए अल्फा ऋणात्मक होता है। समझ गए, ऋणात्मक का अर्थ भी समझा दिया मैंने। अब लास्ट बात करनी रह गई कुचालकों के लिए, ठीक है साहब। अब अपन बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टर्स। देखो साहब, पहले ही सुन लें,
कुचालकों के लिए भी अल्फा ऋणात्मक होता है। क्लियर? अब आप ये सुन के थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करें। अल्फा ऋणात्मक होता है, पर ये वाला इंपैक्ट कुचालक में लागू नहीं है। ये वाला इंपैक्ट अगर कुचालक में लागू कर देंगे तो इसका मतलब ताप बढ़ाते कुचालक भी कन्वर्ट किस में हो जाएंगे? चालक में हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, ताप में वृद्धि, ऊष्मा में वृद्धि करने से अधिकांश कुचालकों में अल्प चालकता आ सकती है। अल्प चालकता, जैसे लकड़ी कुचालक है और कार्बन पूर्णतः कुचालक नहीं, अल्प चालकता है ना? तो ठीक है, जब अपन टेम्परेचर दे रहे हैं तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग चलें तो बॉन्डिंग टूटेगी, बॉन्डिंग ब्रेक होगी, तो आवेशवाहक मुक्त हो सकते हैं, आवेशवाहक मुक्त हो सकते हैं या होते हैं, तो फिर अल्प चालकता आ जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा तो फिर कुचालक कैटेगरी खत्म हो जाएगी, है ना? उसको तो गर्म करके किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है? चालक में। तो अपन अल्फा को ऋणात्मक बोलेंगे तो सही, क्योंकि वो किससे बोल देंगे? इससे बोल देंगे। किससे बोलेंगे? अब देखो इससे बोलने का तरीका, जब अर्धचालकों के ताप में कमी करते हैं तो उनकी प्रतिरोधकता में तेजी से वृद्धि होती है। हो गया अल्फा ऋणात्मक, है ना? तो जब अर्धचालकों के ताप में कमी करते हैं तो उनकी प्रतिरोधकता में तेजी से वृद्धि होती है, तथा एक निश्चित न्यूनतम ताप पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता बढ़कर अनंत व चालकता शून्य हो जाती है। प्रतिरोधकता क्या होगी? अनंत। या यूं कहते हैं T बराबर 0 केल्विन पर भाई टेम्परेचर में कमी करते हैं तो प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। उल्टे चल रहे हैं, अल्फा ऋणात्मक हो गया। T बराबर 0 केल्विन ताप पर इनकी प्रतिरोधकता बढ़कर अनंत, और प्रतिरोधकता बढ़कर अनंत तो चालकता शून्य, और जिनकी चालकता शून्य उनको क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। तो कुचालक होने की भी पुष्टि होगी, है ना? शून्य हो जाती है, अर्थात कुचालकों के लिए भी अल्फा ऋणात्मक होता है। अब क्योंकि अल्फा अर्धचालक के लिए भी ऋणात्मक है, कुचालक के लिए भी ऋणात्मक है, इसलिए अर्धचालक व कुचालक दोनों के लिए ताप के प्रभाव को एक ही समीकरण से दर्शाते हैं, है ना? इसमें सब 0 केल्विन, अब टेम्परेचर केल्विन है, 0 केल्विन पर प्रतिरोधकता को रो 0 माने तो T केल्विन पर प्रतिरोधकता रो कैपिटल T, किसमें? अर्धचालक और कुचालक दोनों में। रो कैपिटल T इज इक्वल टू होता है रो 0 एक्सपोनेंशियल Eg अपॉन KT। इस समीकरण से दर्शाते हैं ना, Eg अपॉन KT। छोटा सा मैं ले लेता हूं ये काट के, ठीक है? Eg अपॉन KT तो दोनों के लिए कॉमन है। अब आप कहेंगे कि यार दोनों में एक सा इंपैक्ट थोड़ी है। हाँ, नहीं है ना? तो आप समझो Eg क्या है साहब? यहां Eg चालन बैंड व संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल है, जिसे हम कहते हैं केमिस्ट्री में वर्जित ऊर्जा अंतराल, है ना? अगर आप बात करेंगे तो कुचालक के लिए Eg यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग बराबर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। और आप अर्धचालक के लिए बात करें, अर्धचालकों के लिए, है ना,
अब चालकों के लिए Eg अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इससे बोल्ट्जमान नियतांक, ठीक है ना, के बोल्ट्जमान नियतांक है। तो कहने का मतलब आप समझ लें कि दोनों के लिए आपको रिलेशन कॉमन दिख रहा है, लेकिन जो कैलकुलेशन है उसमें अंतर आ जाएगा, क्योंकि एक के लिए Eg जाएगा वर्जित हो जाता है ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये तो ये ताप का प्रभाव कंप्लीट। अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है ना, फिर न्यूमेरिकल अपन करेंगे। छोटा सा टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी यानी अति चालकता। ये इसी से रिलेटेड टॉपिक है ना, छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है साहब, अति चालकता। ये सब इसी के साथ इसने कर लिया मैंने कि फिर बाद में लूंगा तो समझ में आएगा ताप से रिलेटेड बात है, टॉपिक तो अलग है इससे, है ना, अति चालकता। अब इसके बारे में सुनो, वैज्ञानिक का नाम है कामर्लिंग ऑन्स। कामर्लिंग ऑन्स नामक वैज्ञानिक ने ताप के संगत पदार्थ में विचित्र व्यवहार अति चालकता का अध्ययन किया है ना। अब ताप के संगत विचित्र व्यवहार क्या, उसको अपन समझेंगे। ये तो आप समझ ही गए कि अति चालकता की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम कामर्लिंग ऑन्स है। अब सब कामर्लिंग ऑन्स ताप के संगत पदार्थ में विचित्र सा व्यवहार क्या देख रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं, उसी स्लाइड पे ले जाता हूं मैं आपको, जहां से आपको समझना आसान रहे। इस स्लाइड पे कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके ताप में कमी करने से उनकी प्रतिरोधकता में तेजी से कमी होती है। अब आप कहेंगे कि ये तो भाई चालक में भी होती है। ये ग्राफ किसका था? चालक का था। तो आप कहेंगे कि इसमें नई बात क्या है? नहीं साहब, जो मैं कह रहा हूं वो नई बात ही है। ये तो प्रोपोर्शनलिटी है, समानुपात है। कामर्लिंग ऑन्स कह रहे हैं कि कुछ पदार्थों में ताप के संगत विचित्र व्यवहार देखा गया। जब उन पदार्थों के ताप में कमी करते हैं तो उनकी प्रतिरोधकता में तेजी से कमी होती है। ये तेजी से नहीं है, अभी मैं दिखाऊंगा तेजी से क्या होती है। तो सब बात चालक की नहीं है, हां वैसी है ना। अभी एक और जगह आपको फिर ले जाता हूं, उससे समझ में आ जाएगा। तथा एक निश्चित न्यूनतम ताप पर इन पदार्थों की प्रतिरोधकता शून्य व चालकता बढ़कर अनंत हो जाती है। चालकों के लिए क्या प्रतिरोधकता शून्य हो सकती है? नहीं। चालकों के लिए आपको क्या कहा था, ये ग्राफ अरेखिक हो जाता है, वह निश्चित न्यूनतम प्रतिरोध को प्राप्त कर लेता है, उससे कम पे नहीं जाता। तो मेरे कहने का मतलब कंफ्यूज ना हो, चालकों की बात अलग है और मैं जो बात कर रहा हूं वो अलग है। अब मैं पूरी लय में आपको पूरी बात सुना देता हूं, बस मैंने वहां तक इसलिए ले जाना था आपको कि आपको कोई समानता न दिखे। हां, थोड़ी बहुत समानता तो दिख रही। तो सब कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके ताप में कमी करते हैं तो उनकी प्रतिरोधकता में तेजी से कमी होती है। वह एक निश्चित न्यूनतम ताप पर उनकी प्रतिरोधकता शून्य व चालकता अनंत हो जाती है। कारण जानते होंगे आप कि साहब चालकता और प्रतिरोधकता के बीच संबंध क्या है, ये तो अपन जानते ही, पढ़ लिया अपन। तो चालकता अनंत हो जाती है पदार्थ के इस गुण को जिसमें चालकता कितनी होगी, अनंत।
क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी, मतलब अति चालकता कहते हैं। तो पदार्थ का यह गुण सुपर कंडक्टिविटी यानी अति चालकता कहलाता है, और ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं अति चालक, सुपर कंडक्टिव मटेरियल। ऐसे पदार्थ अति चालक पदार्थ कहलाते हैं। गुण अति चालकता कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि चालकता बढ़कर कितनी होगी, अनंत। अनंत का मतलब ही फिर तो सुपर कंडक्टिविटी होगी। तो एक विचित्र सा व्यवहार है, विचारणीय व्यवहार है कि ऐसा कैसे हो गया। आप सपोज करो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चलने में अब कोई उसके अवरोध ही नहीं है, रो बराबर जीरो। ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया धातु के अंदर कि अवरोध ही जीरो हो जावे? ऐसा सामान्यतः पॉसिबल नहीं है, पर हो रहा है, देखा है कामर्लिंगोन्स ने। तथा वह ताप जिस पर अति चालकता का व्यवहार उत्पन्न होता है, उस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। क्रांतिक ताप, T क्रिटिकल। जिस ताप पर अति चालकता का व्यवहार प्रेक्षित होता है उसे हम कहते हैं क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप रासायनिक संरचना, इसके अलावा दाब, इसके अलावा उसकी आंतरिक जो भी स्थितियां होती हैं, रासायनिक संरचना के अलावा क्रिस्टल संरचना भी हो सकती है और भी जो भी है ना, तो सब क्रांतिक ताप, रासायनिक संरचना, दाब व पदार्थ की प्रकृति आदि पर निर्भर करती है। क्रांतिक ताप का मान अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। कामर्लिंगोन्स ने इस व्यवहार को सबसे पहले पारे में 4.2 केल्विन ठंडा करके देखा था। तो सब अब यहां पर आपको रो और टेम्परेचर, इसका ग्राफ दिखाऊंगा, फिर एक बार उधर ले जाऊंगा आपको, तो आपको अंत साफ पता पड़ जाए। ये सब यहां पे 4 के दें, यहाँ 4.1 के दें, ये 4.2, ये 4.3, ये 4.4। ये ध्यान रखना ग्राफ मरकरी के लिए है, जिसे अपन पारा कहते हैं, है ना। अब अंतर देखिए आप, कितना गजब का अंतर है। वहां पर आपने प्रोपोर्शनल देखा है, मैं आपको एक बार वहां ले जाऊं फिर वापस यहाँ लाता हूं। ये ग्राफ आपने देखा है, और जो कामर्लिंगोन्स बता रहे हैं आप उस सिचुएशन को देखो, है ना। तो कामर्लिंगोन्स जो बता रहे हैं वो ये है, ये देखो, ताप के संगत प्रतिरोध में कमी, और ये तेजी से क्या हो गया, घट के 0 हो गया, है ना। इसको यहां पे ऐसा मुड़ा ना माने, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड, लगभग स्ट्रेट फॉरवर्ड देखो, एकदम गिरा है। तो साहब उसमें इसमें थोड़ा सा मैं देखो, इसको यहां से डिफर कर दूं, है ना, ये यूं करता, ये सब यूं करके यूं मान लीजिए, ऐसे, है ना। तो सब तेजी से कमी होती है, और 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर ये कितना हो गया, 0 हो गया प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता 0 होगी और चालकता अनंत होगी। इसमें सब अगर अपन ओरों की बात करें तो ओरों में भी देखा गया है, पीबी यानी शीशे की बात करें तो शीशे के लिए क्रांतिक ताप 7.25 केल्विन है ना। तो एल्यूमिनियम है, जिंक है, ऐसे लगभग 20-25 पदार्थ हैं शायद, जिनमें अति चालकता का व्यवहार देखा जा चुका है। अति चालकता का व्यवहार देखा जा चुका है ना। जिसमें 2 के तो मैंने टेम्परेचर, शीशे का 7.25, पारे का विशेष रूप से याद रखना 4.2 केल्विन। अब लफड़ा क्या है, जैसे मान लीजिए आप 4.2 केल्विन की बात कर रहे हैं, अगर इस 4.2 केल्विन को आप डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें तो अब आप यूं सोचो
कि 4.2 केल्विन माइनस 273, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बताऊं तो माइनस 269 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि अति चालकता का व्यवहार जो बड़ा सुहावना लगता है आपको, वो जो आपने पारे में देखा या पारे कॉमनलिंग ने जो भी करा, तो वो माइनस 269 डिग्री, यानी ये ताप अल्प ताप ही नहीं है, ये सब अति अल्प ताप है, अति अल्प ताप। तो अति चालकता प्रॉफिटेबल तो बहुत होगी, लेकिन ये अति चालकता अति अल्प ताप पर प्रेक्षित होती है, बहुत कम ताप पर ये दिखाई देती है। इतना कम ताप मैनेज करना लंबे समय तक, एक मोमेंट तक तो मैनेज कर सकते हैं, एक मोमेंट तक तो ये टेम्परेचर क्षण भर के लिए तो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इस टेम्परेचर को लंबे समय तक मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। तो अभी जो साइंटिस्ट के सामने समस्या चल रही है कि अति चालकता का व्यवहार अति अल्प ताप पर प्रेक्षित होता है, यह ताप लंबे समय तक मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। अब सब क्योंकि साइंटिस्ट प्रयास कर रहा है, तो फिर वो कुछ ऐसा, उसको एक बार प्रॉपर्टी तो मिल ही गई है, प्रॉपर्टी में उसको ये तो पता पड़ ही गया कि आज तक यूं सोचते थे कि प्रतिरोधकता शून्य नहीं हो सकती, प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता, अभी तक तो यही सोचा था, लेकिन उसको एक बार पकड़ाई में आ गया कि हो सकता है। जब साइंटिस्ट को यह पता पड़ जाता है कि ऐसा हो सकता है, तो फिर हो सकता है को संभावना को वह बलवान बनाने का प्रयास करता है, इसलिए उसको साइंटिस्ट कहते हैं। फिर वो सारा उसी पे फोकस हो जाता है कि ये हो सकता है, तो इसको करके रखें। अब ठीक है, ये ताप मैनेज नहीं कर सकते तो कोई और भी तरीके हो सकते हैं। तो साहब भविष्य ऐसा मान सकते हैं आपके अति चालक पदार्थ अस्तित्व में होंगे, कौन कोई व्यवस्था इनके लिए हो जाएगी, कौन कोई अभिक्रिया निकलेगी या समथिंग। अब ये पदार्थ आपके जीवन में आ गए, सामान्य हो गए, अति चालकता का व्यवहार सामान्य हो गया, तो क्या होगा? तो सब अति चालकता में आपने देखा प्रतिरोधकता शून्य होगी, है ना? प्रतिरोधकता शून्य हो गई तो इसका मतलब चालक में जब हम सप्लाई देंगे तो फिर एनर्जी का लॉस खत्म हो गया। मान लीजिए एक टॉर्च में मैं बल्ब डालता हूं, तो टॉर्च में सॉरी बल्ब नहीं, टॉर्च में सेल डालता हूं, तो वह सेल जिनके पास केमिकल एनर्जी है, वह सेल उनकी केमिकल एनर्जी डायरेक्ट लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, बीच में किसी प्रकार के प्रोसेस में लॉस ही नहीं होगा। तो उन सेल से जो टॉर्च 2 दिन 4 दिन 5 दिन चलती है, वो टॉर्च महीने भर 1.5 महीने तक चलेगी, क्योंकि अदर जो चालक में हैं लॉसेज वो तो खत्म ही हो गए हैं। जब तो सब ऐसे समझो, जैसे मान लो आप रेडियो चला रहे हो या कोई बिजली से या सेल से चलाने वाली चीज है, तो वह चीज जो आप सेल से चला रहे हो उसकी सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कई भागों में जाती है, उसका एक भाग आपके काम आता है, बाकी भाग आपके लॉस में जा रहे हैं। पर जब अति चालक पदार्थ आ जाएंगे तो हम अन्य भागों सबको अति चालक से बना देंगे, तो रो बराबर 0, तो अन्य लॉसेस तो खत्म हो ही जाएंगे और जो हमें चाहिए वही मिलेगा। तो स्वाभाविक है, जैसे मान लीजिए आप आपके स्कूटर में पेट्रोल डलाते हो 1 लीटर, स्कूटर चलता है 40-50 किलोमीटर, तो भैया वो स्कूटर इंजन, वो पेट्रोल इंजन को भी गर्म करने में जा रहा है, तो उस पेट्रोल का 30% 40% तो इंजन को ही गर्म कर रहा है, फ्रिक्शन में भी जा रहा है, वो फ्रिक्शन के कारण इंजन। तो आपके 1 लीटर के मोल का आपको 50-40% ही तो मिल रहा है।
अगर वही पेट्रोल 100% काम करने लगे तो आपका स्कूटर 100 किलोमीटर चल जाएगा 1 लीटर में, स्कूटर जो 40 ही चलता है। तो एग्जैक्टली अगर मैं अतिचालक पदार्थ आ जाते हैं तो उनका यूज करके एनर्जी लॉसेस को खत्म कर दूंगा। बस पर्टिकुलर मेरे को जो चाहिए वही कन्वर्जन होगा। लाइक जैसे मैंने टॉर्च में समझाया कि मुझे फिर सेल से केमिकल एनर्जी डायरेक्ट लाइट एनर्जी में मिल जाएगी, फिर तो सब सेल बहुत दिनों तक चलेंगे, मेरे को टॉर्च में बार बार सेल बदलने ही नहीं पड़ेंगे। तो सब अगर अतिचालक पदार्थ आ जाते हैं तो ऊर्जा का क्षय नहीं होगा अन्य में, और जब ऊर्जा का क्षय नहीं होगा तो ऊर्जा जिस रूप में मैं चाहता हूं उसी में मिलेगी। तो ऐसे पदार्थों का उपयोग हम सुपर कंप्यूटर की मेमोरी, सुपर कंप्यूटर की मेमोरी बढ़ाने के लिए करेंगे। लॉसेस तो ही नहीं रहे। शक्तिशाली या उच्च शक्तिशाली लिख दूं, उच्च लिखाई में आ गया तो उच्च शक्तिशाली चुंबक बनाने के काम में लेंगे, मैग्नेट बनाएंगे पावरफुल। सब मैग्नेट से चल रहा है, आपके पंखा, मिक्सी, कूलर सब मैग्नेट से चल रहा है। विद्युत संचरण लाइन जिससे आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है, विद्युत संचरण लाइन, ये जो आपको आपके घरों में लाइट आ रही है, पावर सप्लाई, अब आप समझ सकते हो वो तो कितना लॉस कर रही होगी। आप जानते हो R इज प्रोपोर्शनल टू L, तो उसमें कितने लॉसेज हो रहे होंगे। तो सब आप इन लॉसेस को रोक लेंगे, किसका उपयोग करके? अतिचालक। तो सब एक नई क्रांति, नवीन क्रांति, सुपर कंप्यूटर की मेमोरी बढ़ जाएगी, उच्च शक्तिशाली चुंबक बन जाएंगे, विद्युत संचरण लाइन चेंज हो जाएगी, तो स्वाभाविक है बिजली की भी बचत होगी, आदि इत्यादि, है ना। तो ये सब हम इनका यूज कर सकते हैं। यहाँ विराम देते हैं इस लेक्चर को। ताप का प्रभाव चालकों पर, उसके न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में लेने पड़ेंगे। इस लेक्चर को यहीं रोका जाता है। बाकी आपको सब बता ही रखा है कि आपको कोई भी परेशानी आती है, किसी भी तरह की आपको सहायता हमसे चाहिए, तो आप मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, ये पूर्णतः फ्री है ना। क्लियर? थैंक यू वेरी मच बच्चों। ओके, आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।